पहले तो मेरी मौसी ने कहा कि मर गई होगी अब, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि नहीं, अगर मर भी गई होगी तो मैं उस बच्ची को देख तो लूं जिसको 9 महीने पेट में रखा, और विश्वास जीता कि जैसे मेरे को खोद के निकाला तो मैं जिंदा मिली उनको। समाज के लोगों ने समाज से बाहर किया, तो मैंने कहा कि आपके घर में गुलाबो कहाँ से होगी, तो आप बेटी को जिंदा ही नहीं रखते, तो बेटी होगी कहाँ से। तो समाज के लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया कि आज के बाद बेटा हम किसी बेटी को नहीं मारेंगे। मेरे बहन भाइयों के साथ नहीं खेली, मैं सिर्फ सांपों के साथ खेल के बड़ी हुई और उनका झूठा दूध पी पी के बड़ी हुई। किसी न किसी को तो पहल करनी होती, वो मैंने की और आज मैं उसमें मेरी जीत हुई। हमें बाहर जाने का मौका दिया और बाहर गए तो हमारी कला बाहर तक पहुंची। तो इस तरीके से हमारे समाज की बेटियों को जिंदा ही जमीन में नाला नहीं काटते थे और नाले से ही थे उसको जमीन में गाड़ देते थे। तो मेरे को उन औरतों ने ले जाके जमीन में गाड़ा। औरतों ने ले जाके जब गाड़ दिया तो मेरी मम्मी ने कहा कि बच्चा हुआ था गया कहाँ, मेरी मौसी ने कहा कि मर गई होगी अब तो कहाँ मिलेगी तेरे को, तो बोले नहीं एक बार चलते हैं। फिर वो लेके गए, जब मेरे को खोद के निकाला मेरी माँ तो मैं जिंदा मिली। मेरी माँ जमीन में गाड़ने के बाद, धरती माता के पेट में देने के बाद में भी मेरी माँ 6 घंटे बाद मुझे निकाल के लेके आई। तो क्या आप अपने पेट के बच्चे को नहीं बचा सकती? आप भी बचा सकती हैं। हेलो, नमस्ते। जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। आज हमारे साथ में ऐसी ही शख्सियत है जिन्होंने ऐसी ही चीज़ों से लड़कर आज ऐसा मुकाम हासिल किया है जहां पे सब उनको देखते रह जाते हैं। आज हमारे साथ में है गुलाबो जी, जो राजस्थान की ऐसी नृत्यांगना है जिन्होंने अपने बचपन से लेकर आज तक कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन्होंने पद्मश्री अवार्ड भी जीता है। आइए आज मिलते हैं उनसे उनकी खास मुलाकात में। नमस्ते मैम। जी नमस्कार जी, बस ठीक हो। और सुनाइए मैम, क्या चल रहा है जिंदगी में? बस चल रहा है, प्रोग्राम कर रहे हैं, देश प्रदेश में जा रहे हैं। अभी 3 महीने डेनमार्क थी मैं और अभी अक्टूबर में वापस आई हूँ। फिर मई में वापस चली जाती हूँ, क्योंकि हर साल 3 महीने के लिए बाहर जाना होता है मेरा। अच्छा, तो बस ऐसे ही चलता है। यहाँ के प्रोग्राम भी चल रहे हैं, बाहर के भी चल रहे हैं, कर रहे हैं। तो आपकी एज कितनी है अभी? मेरी अभी 50 के बाद ही है। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी बस हो गया, अभी मुझे कर लेना चाहिए? अभी तो आधी उम्र हुई है, जिसको कहते हैं ना 100 साल पूरे होते हैं, लेकिन अभी तो मेरे तो 50 के बाद मतलब अभी 51-52 साल की उम्र है, तो अभी तो बहुत कुछ करना है मुझे। अभी से थोड़ी ना मेरे को बैठ जाना है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। ये भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री देके जो सम्मानित किया है, तो उसको और 4 चांद लगाना, उसको और आगे लेके जाना मुझे। बिल्कुल। तो अभी आगे का आपका क्या प्लान है कि आगे आपको क्या क्या करना है, क्या क्या उपलब्धियां और हासिल करनी है? सबसे पहले तो मेरा जो काम है वो है स्कूल बनाना है मुझे। पुष्कर में जो स्कूल बना रही हूँ उसकी फिनिशिंग बाकी है। अभी कोरोना की वजह से फिनिशिंग रह गई थी, तो उसको पूरा करना है। और वहाँ पे मैं सारे मेरे बच्चों को, जो देश प्रदेश के जो अपने गरीब बच्चे, उनको सबको मैं डांस सिखाऊंगी प्रॉपर, और प्रॉपर उनको गाना सिखाना, प्रॉपर डांस सिखाना। इससे पहले मेरे को उनको पढ़ाई भी, उनको पढ़ाना भी है उनको, और हैंडीक्राफ्ट का काम है वो भी मुझे सिखाना है। बीन कैसे बनती है, डफली कैसे बनती है, गुदड़िया कैसे बनती है, बहुत सारे हुनर है जो उसमें मुझे सिखाना है। हमारे ताव बुखार होता है तो कौन सी दवाई होती है, सांप की कौन सी होती है, बिच्छू की कौन सी होती है, ये सारी दवाएं भी उनको सिखानी है। बीन बजाना, बीन कैसे बनती है, डफली बजाना, डफली कैसे बनती है, डप कैसे बनता है, डप कैसे बजाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैं सिखाऊंगी उन बच्चों को। प्रॉपर इस डांस को भी सिखाना है और पढ़ाई भी कराना है मुझे। ये विचार आपके मन में कैसे आया है स्कूल बनाने का? ये जब मैं 85 अमेरिका गई थी तब मेरे को वहाँ पे लोग रोक रहे थे, मैं क्योंकि लंच में बच्चे आते थे डांस सीखने के लिए, तो वो बच्चे मतलब सरकार को बात करी कि हमें ऐसी टीचर चाहिए यहाँ पे। मेरे खुद की 14 साल की उम्र थी, तो वहाँ पे मुझे रख रहे थे, लेकिन मैं रही नहीं वहाँ। मैंने कहा कि जब मेरा डांस सिखाना ही है मुझे, तो मेरे खुद की समाज की बेटियों को मेरे को जिंदा रखना है। उनको पहले तो समाज वालों को समझा के कि अब नहीं मारना है और उनको जिंदा रखना, फिर मेरे देश में इस कला को सिखाऊंगी और वहां पे मैं गर्व से परंपरा चलाऊंगी।
तो जब से मेरे दिमाग में था, जब मैं छोटी थी, जब से कि एक बार मेरा स्कूल बने, उससे मैं डांस सिखाऊं बच्चों को। तो आपने पुष्कर ही क्यों चूज किया? पूरे राजस्थान में आपने पुष्कर ही कोई? क्योंकि मैं पुष्कर की हूँ, अजमेर की हूँ मैं, मेरी जो जन्मभूमि वो अजमेर है, और जो मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया वो पुष्कर से स्टार्ट किया। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि हर लड़की पुष्कर से स्टार्ट करे, वर्मा जी महाराज का आशीर्वाद लेके, और वो गुलाबो बने और पूरी दुनिया में अपना देश का नाम करे। बहुत ही अच्छा विचार है आपका। हमने देखा था आपको, आप बिग बॉस में भी गए थे, तो आपके बिग बॉस का जो सफर था वो कैसा रहा आपका? अच्छा लगा मुझे, सारे सेलिब्रिटियों से सबसे मिले, और पूरे मतलब जो कलाकार हैं उनको टीवी पे देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, और शक्ति कपूर साहब के साथ मेरी पहले 2 फिल्म बन चुकी थी, तो उनको जब देखते थे तो अच्छा लगता था, और आमने सामने संजय साहब से, सलमान से, उनसे सबसे मिले तो अच्छा लगा, और 1 महीना अंदर रही, सब लोगों से व्यवहार से रहे, और मेरे को लड़ाई झगड़े करने नहीं थे मेरे, क्योंकि हम तो राजस्थान के हैं, व्यवहार निभाना जानते हैं, हमें किसी चीज़ की मतलब उसके लिए किसी की टांग पकड़ के नहीं खींचना। मैं तो स्पेशली औरतों के लिए लड़ती हूँ, औरतों के राइट के लिए मैं लड़ती हूँ, उनको आगे ले जाना चाहती हूँ। पर मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, जितने प्यार से रहना, जितने रह सकती हूँ मैं, जितने दिन रह सकती हूँ उतने दिन मैं प्यार से रहूं, और सब लोगों से मैं अच्छा व्यवहार बना के रखूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, नई नई चीजें सीखने को मिली कि कैसे एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचते हैं, और किस तरीके से वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अच्छा भी लगा, काम भी करना पड़ा वहाँ पे, बहुत सारी चीजें जो मुझे सीखने को मिली, और सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि लोग मुझे फेस टू फेस पहचानने लगे, और आज 3 साल का बच्चा ही पहचान जाता कि ये तो वही गुलाबो है जो बिग बॉस में गई थी। पहले अमेरिका वाली गुलाबो कहते थे, अब बिग बॉस वाली गुलाबो कहते हैं, क्योंकि सब लोगों ने मुझे फेस टू फेस देखा और मेरा चेहरा पहचानने लगे, क्योंकि मैं हमेशा घूंघट में डांस करती थी, और बस पहचानने में उनको मुश्किल होती थी। लेकिन अब जब से बिग बॉस गई तो सब लोग जानने लगे मुझे। आप बिग बॉस में जाने के बाद में ही आपने घूंघट को त्याग किया है? नहीं, घूंघट तो मैं अभी भी निकालती हूँ। अच्छा। घूंघट तो अभी भी निकालती हूँ, पर बिग बॉस में तो क्या, वहां पे तो 52 कैमरे थे, तो मतलब पूरे 24 घंटे कैमरों के सामने रहते थे, तो सब लोग देखते ही थे। बाकी डांस के टाइम पे तो मैं घूंघट निकाल के रखती हूँ ना, वैसे तो हम लोग घूंघट नहीं निकालते, पर डांस के टाइम पे घूंघट निकाल के करती हूँ। तो बहुत कम, जब स्टेज में मुझे देखते थे तो बहुत कम उनको चेहरा देखने को मिलता था, तो कोई बहुत कम लोग पहचानते थे। पर जब बिग बॉस में गई और लोगों ने जब वहां पे देखा पूरा, तो पहचान हो गई मेरी। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है। अब आप बताइए हमें कि क्या वो बिग बॉस जो है वो स्क्रिप्टेड है? देखो, तो मेरे को बड़े मान सम्मान से बुलाया गया, मैं फोक आर्टिस्ट हूँ, और मुझे बड़े मान सम्मान से बुलाया गया। मैं उस टाइम पे डेनमार्क थी, और मेरे पास अचानक फ़ोन आया, और फिर मेरे घर वालों ने मुझे तैयार किया, और मैं वहाँ रही। जितने दिन भी रही मैं बहुत अच्छा रही, और मुझे पता नहीं कि स्क्रिप्ट है या नहीं है, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हम लोगों को तो नहीं बताई ये चीज़ें, और नहीं मुझे कुछ बोला, कुछ भी नहीं बोला। बस ये था कि गुलाबो आपको अभी मेरे को जब वो दिया टास्क इसका कुक का, क्योंकि मेरे को मैंने पहले बोला था मेरे को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मेरे को कुक का ही दिया उन्होंने, तो मेरे को अच्छा लगा, खाना बनाना भी सीखा मैंने, और अच्छा भी लगा, क्योंकि वो चाहते थे कि ज़्यादा मिर्ची डालूं, लेकिन नहीं, मैंने डाल भी दी मिर्ची, क्योंकि राजस्थान में तो हम लोग मिर्ची बहुत तेज खाते हैं। तो जब मैंने चख के देखा तो बहुत ज़्यादा मिर्ची थी। मैं सोची इतनी तेज मिर्ची का खिलाऊंगी तो बच्चे भूखे रह जाएंगे, सब लड़कियां, तो मैंने उसमें दही डाल दी, और मुझे अच्छा लगा कि हाँ अब पेट भर के खा सकते हैं। खाना तो पेट भर के खा ही सकते हैं ना, उसमें क्या लड़ाई, और उसमें क्या जीतना क्या हारना। तो बस मेरे को ऐसा नहीं लगा कि कोई वहां पे सिखाते हैं या फिर कुछ लिख के देते हैं कि ये बोलो, वो करो, ऐसा मुझे तो कुछ नहीं लगा। मैं तो 1 महीने अंदर रह के आई। ओके। और हमने उसी में आपकी स्टोरी भी देखी थी कि जिसमें आपने ये बताया था कि जब आप पैदा हुए थे उस टाइम पे आपको जिंदा ही दफना दिया गया था। तो वो जो चीज थी, उस चीज से आपने कैसे बाहर निकले आप, जब आपको मालूम पड़ा, जब आप एडल्ट हो गए उस टाइम पे? हमारे को जब पहले मेरे को पता नहीं था कि क्या है, पर एक रोज जब बात चली। किसने बताया आपको? तो मेरे पापा ने बताया था। मुझे पापा ने बताया था कि जब मेरा प्रोग्राम में मेरी स्टार्टिंग हो गई, और जब मैं डांस करती थी तो सब लोग मेरे को लड़ते थे और गंदी गंदी गालियां निकालते थे, रास्ता रोकते थे। तो मैंने पापा से पूछा कि ये ऐसे करते क्यों है? बोले बेटा तू डांस करती है ना। मैं कहा मैं डांस करती क्यों, मेरे को किसने डांस सिखाया? मेरे को तो अच्छा लगता है, बुरा काम नहीं है। पापा तुम्हें डांस करते हो तो बुरा क्या है? कहा कि बोले पापा ने कहा कि बेटा अपने समाज में अलाउ नहीं है डांस करना, देखती नहीं लड़कियों को
जिंदा रहने अलाउ नहीं, मेरे को जिंदा रहना अलाउ नहीं है, ये कैसे? बोले तेरे को भी गाड़ दिया था। तो मजाक मजाक में मुझे पापा बता देता कि बेटा तेरे को भी गाड़ दिया था जमीन में, और धनतेरस का तेरा जन्म है और तेरे को जमीन में गाड़ दिया था, क्योंकि मैं घर पे था नहीं उस रोज। मैं इस रूल से खिलाफ हूँ, लेकिन मैं उस रोज नहीं था घर पे, इसलिए तेरे को जमीन में गाड़ दिया था। और उसके बाद पता तेरे को, बोले रात की 12 बजे मेरी माँ और मेरी मौसी समाज से खिलाफ जाके और उनसे छुप के जाके मुझे वहां से निकाल के लेके आई। पहले तो मेरी मौसी ने कहा कि मर गई होगी अब, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि नहीं, अगर मर भी गई होगी तो मैं उस बच्ची को देख तो लूं जिसको 9 महीने पेट में रखा, फील तो कर लूं उसको। तो पर मेरी आत्मा कहती है वो बेटी मुझे जिंदा मिलेगी। मेरी माँ की आत्मा और विश्वास जीता कि जैसे मेरे को खोद के निकाला तो मैं जिंदा मिली उनको। तो आज मैं आपके सामने हूँ, क्योंकि माँ ने कोशिश किया ना, हर माँ ऐसे कोशिश करे तो कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत ही सही बात बोली है कि हर माँ अगर इस चीज से लड़ जाए तो आज कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो। बट आज भी ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो ये चीजें नहीं करती नहीं करते। अभी देखते ही है ना, कितने सारे बच्चे जो रोड पे मिलते हैं, कितने सारे बच्चे कचरे के डिब्बे में मिलते। अगर आपको श्रद्धा नहीं है बच्चे पैदा करने की, नहीं उसको पालने की, तो फिर पैदा करते ही क्यों उस बच्चे को? और करते हो तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भगवान ने आपको अनमोल एक गिफ्ट दिया है, और वो भारत और राजस्थान का बेटा या बेटी हो रहा है, उसको इस तरीके से क्यों डालो? बेटी कौन सी जिंदगी भर आपके पास रहती है, वो तो वैसे 2 वर्ष का नाम बढ़ाती है, आपके पास रहती है, आपकी बेटी कहलाती है। ससुराल में जाती है, वहां ससुराल में अपने भाव कहलाती है, वो अपना वंश बढ़ाती है। बुरा क्या करती? ये तो माता है, इस माता को मारने से मिलता है क्या है आपको? नहीं, वो ये भ्रूण हत्या जो है ना, ये जेंडर से रिलेट नहीं करती है। जहाँ तक हमने इस चीज़ के बारे में रिसर्च किया था, ये जेंडर का है ही नहीं इशू। यहाँ पे क्या होता है कि लोग कैपेबल नहीं होते हैं। आजकल बहुत ऐसा हो गया है कि आप इतने सारे सोर्सेज आ गए हैं, इतनी सारी चीजें आ गई हैं कि आप उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो चीजें कंटिन्यू काफी हद तक होती हैं। और कहीं ना कहीं राजस्थान शायद सबसे पहले नंबर पे है इस मामले में। वो है ही बेटियों को लेके, लेकिन हमारे जो समाज का था बेटियों को मारने का, वो ये इससे डर के नहीं था कि हम बेटियों को, बेटी हमारे पे भजन है। बेटी के लिए वो अच्छा सोचते थे, ये सोचते थे कि हम गरीब हैं, मांग के खाते हैं, घर घर जाके सांपों को नचा के पेट पालन करते हैं और जंगल में रहते हैं, कि बेटी की रखवाली करेंगे कैसे? तो बेटी की शादी भी करनी है, बेटी को 5 कपड़े भी चाहिए, कोई उठा के ले जाएगा या फिर कहीं भाग दौड़ जाएगी तो हमारे 7 पीढ़ी का कलंक लगेगा। तो वो भी एक था कि किसी की पोती है, किसी की दोती है, तो वो भी नहीं चाहते थे। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम थी हमारे के पेट पालन नहीं होता था, और बेटियों को रखना वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी। तो इससे हमारे समाज ने रूल बनाया था कि इससे अपने ये करते हैं कि भगवान को वापस दे देते, बेटी आती है उसको वापस देते हैं कि भगवान तू इस जो बेटी है इसको तू रख और किसी और घर पहुंचा, अच्छे घर दे। हमारे तो श्रद्धा है नहीं बेटी को पालने की, पोसने की, लेकिन बस आपसे बेटी आपने हमें दी, हम वापस देते कि अच्छे घर उसका जन्म दो। ये करके हम लोग उसको बेटी को गाड़ते थे और उसको दफना देते थे। ये हमारा था, क्योंकि हमारे रोटी का, खाने पीने की, रहने की प्रॉब्लम में थी, नहीं कि हमारे ऐश आराम की। आपके उस टाइम से लेकर इस टाइम तक जो बदलाव हुए हैं, उस बीच आपको क्या क्या संघर्ष करने पड़े? मेरे को जब मैं डांस करना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारे लड़ाई झगड़े थे। पहले बार मैंने 81 में डांस किया पुष्कर में, मुझे जब सरकारी लोग लेके आए तो समाज के लोगों ने समाज से बाहर किया। फिर उसके बाद मेरा जब 85 में जब मैं अमेरिका जाके वापिस आई, जब अमेरिका जा रही थी तब मेरे 1 रोज पहले मेरे पापा गुजर गए अमेरिका जाने से पहले। तो फिर भी समाज तो खिलाफ भी था मेरे, और मैं अमेरिका गई तो समाज यहाँ पीछे मेरे अखबारों में आता था, बहुत बड़ा टेलीविजन में, इस तरीके से। तो समाज के लोगों को चाय देते थे, समाज के लोगों को मतलब छुआछूत बंद कर देते धीरे धीरे। तो बोले तुम्हारी बेटी अमेरिका गई हुई है। समाज के लोगों ने कहा कि वो गई ऐसा, लेकिन वो हमारी बेटी नहीं है। बुला रहे हो, तुम्हारे समाज का नाम रखा, उसने डांस का नाम ही सपेरा डांस रखा, सरनेम भी सपेरा रखा, तो वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है, तुम्हारे बुरा काम क्या किया? तो समाज के दिलों में थोड़ी थोड़ी मेरे लिए जगह हुई। जब मैं अमेरिका से वापस आई तो समाज के लोगों ने फिर मेरे को अपनाया और उन्होंने कहा कि बेटा हम तेरे को बहुत बुरा समझते थे, लेकिन तेरी वजह से पता है पूरी दुनिया में हमारी इज्जत हो रही है, लोग हमें छुआछूत छोड़ दी, लोग बाग हमारे साथ बिठा के चाय पिलाते हैं और बरोबर बिठाते हैं। तो बेटा
अब हम तेरे को वापस समाज में लेते हैं और हमारे भी घर में गुलाबो हो जाए आपकी जैसी, हम चाहते हैं ये। तो मैंने कहा कि आपके घर में गुलाबो कहाँ से होगी, तो आप बेटियों को जिंदा ही नहीं रखते, तो बेटी होगी कहाँ से। तो समाज के लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया कि आज के बाद बेटा हम किसी बेटी को नहीं मारेंगे, हमारे घर में कितनी बेटियां हो जाए लेकिन हम गुलाबों को नहीं मारेंगे अब। तो अब पता है 85 की बात जब अमेरिका जाके वापस आई तो पहला जीत मेरी हुई कि मेरी बेटियों की जान बची, कि हमारे आज बेटियों को नहीं मारते। आज वही बेटियां पियर को भी कमा के खिला रही, ससुराल को भी कमा के खिला रही और देश प्रदेश में आज वो नाम भी कर रही है। और समाज के बेटे आज सबसे पहले मेरी शादी 86 में हुई थी अमेरिका से वापस आने के बाद, और मेरी शादी के बाद मेरी बेटी हुई, पहला बेटी मैंने पढ़ाया। फिर भी समाज वालों ने कहा कि देखो अपना पढ़ती नहीं है बेटियां। मैंने कहा पढ़ेगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे, बिल्कुल पढ़ेगी तभी तो समझेंगी दुनिया को। तो मैंने लड़ मर के मेरी बेटी को मैंने पढ़ाया, फिर MGD स्कूल में मैंने उसको पढ़ाया। तो आज समाज की बेटियां देखा देख वो पढ़ाई भी स्टार्ट की, तो समाज की बेटियों ने भी पढ़ाई स्टार्ट की। मेरे समाज की पहला लड़की जिसने पढ़ाई किया, उसके बाद बेटियों ने भी पढ़ाई स्टार्ट की, बेटों ने भी की। आज इतना आगे पहुंच गया मेरा समाज कि आज सरकार से आरक्षण मांग रहे हैं, आज नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग जो नेता बन गए, हमारे पुलिस में चले गए, अब आज हमारी बेटियां पुलिस में गई है, आर्मी में गई है। तो बहुत बदलाव हुआ क्योंकि मैंने इतनी लड़ाई लड़ी है समाज को बदलाव करने के लिए, इतना कुछ सहा है। और आज मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने जो भी आज लड़ाई लड़ी है, जो भी मेरा आज समाज में जो इतना सारा बदलाव देख के मुझे बहुत सुकून होता है कि किसी न किसी को तो पहल करनी होती है, वो मैंने की और आज मैं उसमें मेरी जीत हुई। हर चीज के लिए ये बोला जाता है कि हम ही क्यों करें, हमारे एक से क्या फर्क पड़ जाएगा, हम एक करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ये जिन लोगों ने संघर्ष किया है वो ये डंके की चोट पे बोल सकते हैं कि एक इंसान बदलाव ला सकता है, एक ही करता है जो पूरा बदलाव ला सकता है। आज देखो मेरे समाज डेरों में गधों पे लद के चलते थे, आज वो समाज के लोग आज गाड़ियों में चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हमारे सिर पे टेंट नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज हमारे समाज के लोगों के सिर पे छत है, 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ के मकान है, पढ़ाई लिखाई, आज नौकरियां कर रहे हैं। आज मेरी बेटी का जो देवर है वो वकील है और जज की वो परीक्षा दे रहे हैं। मेरा खुद जवाई वो बैंक में मैनेजर है और मेरी बेटी खुद पढ़ी, यहाँ पढ़ी, फ्रांस पढ़ के आई। और समाज के बहुत सारे बच्चे जो पढ़ भी लिए, कोई डॉक्टर बन गया, कोई पुलिस वाला बन गया। तो आज मैं मेरी बेटी को नहीं पढ़ाती तो मेरे समाज के लोग नहीं पढ़ते, मैंने डांस स्टार्ट नहीं करती तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुंचती। तो लड़ाई झगड़े लोग गालियां ग्रुप में तो काटते रहते हैं। मैं एक चीज कहती हूँ, पीछे घूम के नहीं देखना चाहिए। पीछे के लोग तो यूं बुराई, जो काम करता है ना उसी की बुराई होती है, जो काम करता है ना उसी पे लोग जलते हैं। ये सोच लो लोग जल रहे हैं और आपके लिए लड़ रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कामयाबी पे हो और आप बहुत आगे सही रास्ते पे हो, आप सही रास्ते पे हो, एकदम सही रास्ते पे हो। वो रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए किसी को भी, बिल्कुल। तो मैंने वो रास्ता कभी छोड़ा नहीं है। और वैसे भी दृढ़ निश्चय अगर आपने कर लिया तो फिर आपको उपलब्धि हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो भगवान ने हाथ पकड़ा है आपका। भगवान हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। भाई इंसान की क्या हिम्मत है कि वो आपको रोक लेगा। होनी चाहिए आप में हिम्मत, होना चाहिए विश्वास। आत्मविश्वास है ना तो सब कुछ सही है, फिर आपकी जीत ही जीत है। जब आप खुद ही हार जाओगे तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। आप कहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे उस टाइम पे जब आपको ये अमेरिका के लिए ऑफर आया, अमेरिका जाने का न्योता आया आपके? मैं वहाँ दिल्ली में थी उस टाइम पे, टूरिज्म डिपार्टमेंट के प्रोग्राम कर रही थी। तो वहाँ पे राजेश सेठी ने देखा और वहाँ पे मेरे को पास किया, फिर अमेरिका के लिए मेरे को इन्वाइट किया उन्होंने। तो अमेरिका में जो कि हमारा कल्चर है ही नहीं, वहां पे जाने के बाद में हमारे कल्चर को जो इतनी सराहना मिलती है, वो चीजें वहां देखकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि हमारी कला को वो देख रहे हैं। और वहाँ 8 घंटे हम लोग प्रोग्राम करते थे। अदिति एक वो म्यूजियम थी वॉशिंगटन में, उस म्यूजियम में हमारा डांस होता था। सुबह से शाम तक हम लोग पूरे दिन करते रहते थे और 1 घंटा मुझे मिलता था ब्रेक का खाने के लिए। उससे मैं बच्चों को डांस सिखाती थी, क्योंकि मैं खाना नहीं खाती थी, मेरे पापा नहीं रहे थे, जाने से 1 रोज पहले गुजर गए थे, तो मेरे को भूख नहीं लगती थी। मेरे बच्चों के साथ मेरा मन बहला लेती थी। इतना अच्छा लगता था कि मतलब ये देख लो 2 महीने 5 दिन तक लोगों की लाइन लगी रही है, किसी लोगों को नंबर ही नहीं आए नंबर ही नहीं आए उनके। उन्होंने फिर बोला, हमारे राजेश सेठी और राजीव गांधी जी वहां पहुंचे थे, उन्होंने वहां की सरकार ने कहा कि आप 1 महीने भर और आगे बढ़ा सकते हैं इस फेस्टिवल को। बहुत सारे लोग हैं जिसका नंबर ही नहीं आ रहा है इसके अंदर। अरे तो बहुत मान सम्मान मिलता है। मैं 170 कंट्री जा चुकी हूँ, मुझे पता है कि भारत देश में कितना मान सम्मान मिलता है। और
देखो पहले तो मान सम्मान मिलता है हमारे घर में, तो हमारे को हिम्मत मिलती है माता पिता से, फिर हमारे देश राजस्थान से मिलती है हमें मान और सम्मान और ताकत, जो हमारे कला दिखाने का मौका मिला, हमें स्टेज तक पहुंचने का मौका मिला, तो हमारी ये भी हिम्मत और ताकत है। फिर हमारे देश को नमन करते हैं, देश को सलाम करते हैं कि उन्होंने हमें बाहर जाने का मौका दिया और बाहर गए तो हमारी कला बाहर तक पहुंची और वहां पे हमने बड़ा नाम किया और वहां पे जाके सारे लोगों में ये डांस को सराहनीय मिली। इसको बताए 2010 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है और 2016 में मुझे पद्मश्री देकर सम्मानित किया गया है। तो बस इसका ये है कि पहला डांस है जिसने मैंने इसको डांस की स्टार्टिंग की। हमारे समाज में कोई डांस नहीं करते थे, अलाउ नहीं था डांस करना, पहला बेटी मेरे समाज की जिसने मैंने डांस स्टार्ट किया और आज देख लो घर घर में ये डांस होता है, विदेशों में भी होता है। बाहर की लड़कियां बहुत सारी जो डांस सीखने आती है और वो सीख के जाते हुए ये कहती है गुलाबी आपकी वजह से हमें यहाँ की हमारी सरकार 6 महीने के खर्चे पे भेजती है वहां पे, और हम 6 महीने में 1 महीना 10 दिन आपके पास सीखते हैं, बाकी हम पूरी इंडिया घूम कर आते हैं 6 महीने तक। तो वो लोग इतने खुश हैं, आज वो टीचर बन गए, वहां पे भी वो डांस सिखाती हैं। वो कहते हैं हमारे पास काम नहीं होता था लेकिन आपका डांस सीखने के बाद में हम क्लास चलाते हैं, यहाँ पे हमारे पास पैसे आते हैं। तो आज हमारा देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड की लड़कियां पाँव पे खड़ी है और इस डांस के पीछे कमा के खा रही है। तो मैम आपको ऐसा नहीं लगा कि जो इंटरनेशनली आपको ख्याति मिली हुई है, जितनी पहचान आपको इंटरनेशनली मिली है, नेशनली आपको वो चीज़ें मिली हैं या लोग आपको पहचानते हैं? क्योंकि राजस्थान में तो आप राजस्थानी हैं तो काफ़ी लोग जानते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन क्या वही चीज़ पूरे इंडिया में भी है? जानते हैं, देखो जो मेरे को देखा है ना ढंग से वो तो मेरे को पहचान लेते हैं और पूरी इंडिया में प्रोग्राम करती हूँ, तब जानते तभी तो प्रोग्राम के लिए इनवाइट करते हैं मुझे, तो पूरे इंडिया में प्रोग्राम करती हूँ मैं और उसी से अपने घर चलता है। क्योंकि प्रोग्राम नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? तो ये लाइन ही चेंज हो गई। हम पहले सांप पकड़ते थे, घर घर जाके पूजा करवाते, बीन बजा के सांपों को नचा के पेट पालन हो जाता, ये हमारा काम था। सरकार ने सांप पकड़ना बंद कर दिया और उसी साल मैंने डांस स्टार्ट कर दिया, तो हमारा एकदम बदलाव हो गया कि अब सांप की जगह लड़कियां नाच रही है। अगर हम लोगों को नहीं बुलाएंगे तो फिर हम खाएंगे क्या? तो हमारा तो रजक रोटी ही हो गई, एक तरीके से प्रोग्राम ही हो गया। जो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं वो जो इस लाइन में आ गए उनके लिए तो बहुत जगह से आता है, हर हिंदुस्तान के हर कोने से मेरे को फोन आते हैं मेरे पास में, प्रोग्राम के लिए मैं जाती हूँ और वो पहचानते हैं कि मैडम आपको आना ही आना है। तो आपने एक मजबूरी में शुरू किया था डांस? मजबूरी नहीं थी मेरी ये। हाँ, वो एक लड़कियों को जो करना पड़ता था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था कि लड़कियों को डांस करना पड़ता है, ये मजबूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत लंबी स्टोरी है। और ये क्या हुआ था कि मेरे को समाज के मेरे समाज के लोग, मैंने अभी बताया भी था, समाज के लोगों में ये कर रखा था कि हमारी बेटियां नहीं रखनी है, बेटी रखेंगे तो उसका पेट पालन, उसका कैसे पोषण करेंगे, बच्चे को कैसे शादी करेंगे। तो इस तरीके से हमारे समाज की बेटियों को जिंदा ही जमीन में नाला नहीं काटते थे और नाले से ही थे उसको जमीन में गाड़ देते थे। तो वो ही मेरे साथ हुआ। धनतेरस का दिन था, उस रोज मेरे पापा घर पे थे नहीं और मैं ही थी, मेरी माँ थी और मेरे परिवार की औरतें थी। शाम के 7 बजे जो मेरा जन्म हुआ तो समाज की औरतों ने कहा कि इनकी तो पहले 3 बेटियां और 3 बेटे हैं, और मेरे पापा इस रूल से खिलाफ थे कि बेटी को नहीं मारना, क्योंकि माता चामुंडा के पुजारी थे वो। तो इस चक्कर से समाज के लोगों ने, औरतों ने कहा कि अरे बेटियां बहुत है, इनकी तो 3 बेटियां हैं और ये लड़की और हो गई, चौथे नंबर पे 3 भाई हुए, फिर उसके बाद मैं हुई। तो मेरे को उन औरतों ने ले जाके जमीन में गाड़ा, नहीं पंचों ने कहा कुछ नहीं, मेरे पापा ने नहीं, मम्मी को तो पता ही नहीं चलने दिया। औरतों ने ले जाके जब गाड़ दिया तो मेरी मम्मी ने कहा कि बच्चा हुआ था गया कहाँ? तो मेरी मौसी से पूछा कि बच्चा तो हुआ था, बहन है कहाँ? तो मेरी मौसी ने कहा कि बहन वो तो उसको तो बच्चे को तो खत्म कर दिया, औरतों ने मार दिया, बोले जंगल में ले गई। तो मेरी माँ रोने लगी कि मेरी बेटी मुझे दो, आप क्या किया? तो समाज की औरतें धमका के और चली गई कि रहने दे, तेरे 3 बेटियां, पहले उनकी तो रखवाली कर लेना, बाद में और बेटी की उम्मीद करके बैठी है तू। इस तरीके से बुरा भला बोल कर वो चली गई। मेरी माँ ने हार नहीं माना, मेरी माँ हमेशा मेरी मौसी से कहती रही कि नहीं बहन, मेरे को मेरी बेटी कहाँ गाड़ा उसको मेरे को बता। मेरी माँ ने, मेरी मौसी ने कहा कि नहीं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि अभी समाज की औरतों ने देख लिया मुझे, तो बोले मेरा तो घाघरा ही फाड़ देगी औरतें कि तुम रूल से खिलाफ क्यों जा रही हो, अभी रुक जा, इनको सोने दो। जंगल में जल्दी सो जाते हैं लोग, जैसे सर्दी का टाइम था, नवंबर का महीना था, तो जल्दी सो गई सब। और मेरी माँ और मेरी मौसी दोनों के अब चल
चलते हैं अपन, कहाँ गाड़ा है उसको देखते पूरे हैं। 12 घंटे? तो पूरे रात की 7 बजे शाम की हुई थी मैं, और रात की 12-1 बजे हो गई। अच्छा। तो 6-7 घंटे हो गए थे। मेरी मौसी ने कहा कि मर गई होगी अब तो, कहाँ मिलेगी तेरे को। तो बोले नहीं नहीं, एक बार चलते हैं। फिर वो लेके गए, जब मेरे को खोद के निकाला मेरी माँ, तो मैं जिंदा मिली। तो वो मैंने पहले भी बताया, अभी बताती, जब मैं जिंदा मिली तो मेरी माँ बहुत खुश हुई, कहा कि देख मैंने कोशिश की, मेरी बेटी की जान बची। अगर मैं कोशिश नहीं करती तो ये मेरी उम्मीद की मतलब मेरा इंतजार करते करते खत्म हो जाती। तो हर माँ को दिल की धड़कन सोचनी चाहिए, और अपनी माँ की जो धड़कन होती है ना, वो सच्चाई की तरफ दौड़ती है। तो उसको सुनो आप, और फिर सोचो कि मैं माँ हूँ, मेरी फीलिंग क्या कह रही है, और वो उस फीलिंग के साथ मेरी माँ गिर मुझे बचाया। तो मैं यही मैसेज छोड़ती हूँ हर इंटरव्यू में कि मेरी माँ तो गरीब थी, समाज का दबाव था, औरतों का दबाव था, पूरे एक रूल से खिलाफ जाके मेरी माँ जमीन में गाड़ने के बाद, धरती माता के पेट में देने के बाद में भी मेरी माँ 6 घंटे बाद मुझे निकाल के लेके आई। तो क्या आप अपने पेट के बच्चे को नहीं बचा सकते? आप भी बचा सकते हैं, क्योंकि आप में वो उम्मीद, वो ममता और वो आत्मा और वो ताकत होनी चाहिए। आप कमजोर नहीं समझे, औरत हो आप सोचते हो मैं औरत हूँ क्या कर सकती हूँ, आप सब कुछ कर सकती हैं। एक योद्धा को पैदा करती है, आप कुछ नहीं कर सकते। बेटे को जन्म देती है, आप वो शक्ति है, आप वो माता है, आप सब कुछ कर सकती है। क्योंकि मेरी माँ ने जो करके दिखाया ना, वो हर माँ को प्रेरणा मिलनी चाहिए, ताकत मिलनी चाहिए और आगे निकलना चाहिए। तो मैं जब मेरे समाज के लोगों ने सुबह पता चला कि मुर्दा बच्चे को निकाल के लेके आ गए, तो मेरे पापा ने कहा कि मुर्दा लड़की नहीं है, वो धरती माता की बेटी है। वो 9 महीने माँ के पेट में रही है, 6 घंटे धरती माता के पेट में रही है। और इस मौसी ने मदद किया, तो 3 मावे हैं इसकी, माँ है, मासी है और वो धरती माता है। तो मेरे पापा हमेशा मुझे बहुत रेस्पेक्ट देते थे, कहते मेरी स्पेशल बेटी है, धरती माता की बेटी है, मैं इसकी रखवाली करूंगा, मैं इसका ध्यान रखूंगा, मैं इसका देखभाल करूंगा। तो इस तरीके से मेरे पापा समाज से लड़ते थे। समाज के लोगों ने कहा कि नहीं, इसको मारना होगा, इस बच्ची को, तो ये समाज के खिलाफ जाके तुम लेके आए हो। तो वो रोज कुछ ना कुछ बातें करते रहते थे। जैसे मैं 6-7 महीने की हुई, तो मेरे पापा ने सोचा कि मेरी बेटी गोडालियां चलने लगी है, अब इसको उठा के ले जाएंगे, मार देंगे। तो मेरे पापा सांपों के साथ मुझे टिपारे पे बिठा के, जो सांप नचाने जाते थे, तब सांपों के साथ मुझे टिपारे के ऊपर ही बिठा के, और वो गाँव ढाणी मांगने जाते थे तब लेके जाते थे। तो वो टिपारी में एक तरफ मुझे बिठा देते थे, एक तरफ सांपों को दिखाते थे। और जब मेरी माँ कहती है कि भूख लगती है, बच्चा 6 महीने का है, बोले कोई बात नहीं, जो सांपों को दूध पिलाती है औरतें, वो बचा हुआ दूध मैं इसको पिला देता हूँ, तो इसका पेट पालन हो जाता है, और क्या चाहिए तेरे को। तो इस तरीके से मैं 6 महीने की उम्र से ही पापा के साथ मैं जाना स्टार्ट कर दिया। मेरे बहन भाइयों के साथ नहीं खेली, मैं सिर्फ सांपों के साथ खेल के बड़ी हुई, और उनका झूठा दूध पी पी के बड़ी हुई। और मैं 8-9 घंटे मेरे पापा के साथ रहती थी। जब मैं 2-3 साल की हो गई तो फिर मैंने डांस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रोज बीन की धुन और डपली की थाप, वो सुनते सुनते मेरे पूरी उन्हीं से प्रेरणा मिली, तो मेरे रग रग में रिदम भर गई मेरे, और मैंने डांस करना स्टार्ट कर दिया। तो समाज की पहला बेटी थी जो सांपों के साथ डांस करती थी। फिर से समाज के लोगों ने बोला कि देख ये लड़की है, लड़का नहीं, तू ये सांप नहीं जिसको नचाता है। मेरे पापा ने कहा कि मैं सांप नहीं नचाता, लेकिन मेरी बच्ची है छोटी 3 साल की, मिलती है, नाच लेती है, और हमें औरतें थोड़ा और आटा दे देती है, खुशी हो जाती है। बोले नहीं, इसको घर छोड़ना स्टार्ट कर। बोले तू मार दोगे? बोले मैं कहाँ, अब कहाँ मारेंगे, 3 साल की बच्ची हो गई। तो मेरे पापा मुझे घर छोड़ना स्टार्ट किया। तो मेरी माँ, मैं जब रोती थी पापा के साथ जाना, तो मेरी माँ कहती कि रोटी खा ले, कुछ खा ले, मेरे को कुछ नहीं खाना, मुझे डांस करना। तो मैं तम्बू में डांस करती थी, जंगल में ले जाती माँ, डांस करवाती थी। लकड़ियाँ चुगने के लिए जब बड़ी होगी 3-4 साल की, तो मेरे को लकड़ियाँ चुगने जाती तो डांस करती, बकरियां चराने के लिए जाती तो डांस करती। तो डांस जब मेरे को होली के दिनों में मेरे समाज के लोग जो है वो मेरे को फागुन के महीने मुझे लेके जाते थे, गोद में उठा के सुबह 5-6 बजे, और गांव डाली नचाते थे। छोटी थी मैं। और फिर होली निकलते ही फिर मेरे को डांटना स्टार्ट करते। मैंने कहा माँ ये 1 महीना मुझे नचाते फिर क्यों डांटते हैं? बोले बेटा 1 महीने तेरे ऊपर है ना, पैसे मिल जाते हैं, इनको आटा मिल जाते हैं, कपड़े मिल जाते हैं। फागुन का महीना हमारा होता है जो आदमी लोग कपड़े पहन के जाते हैं, औरतें नहीं जाती। औरतों ने तो कभी घर से बाहर निकलना स्टार्ट नहीं, मतलब अलाउ नहीं था। और ये था कि हमारे समाज में बेटियां नहीं रखते थे। तब आप पूछो कि औरतें आती कहाँ थी शादी करने के लिए, कहाँ से लेके आते थे?
वो बाड़मेर जैसलमेर इधर क्या नाम है जालोल से लेके आते थे। आबू माउंट टापू के पास में आबू, अब उसके पास में जालोल, वहां पे हमारे छाबड़ी बनाने वाले समाज के लोग रहते हैं, पर वो छाबड़ी बनाते हैं। कोटा के उदयपुर इधर के साइड में मेवाड़ के लोग होते हैं, उनको हम लोग घटेड़ा बोलते हैं। वो घट्टियां बनाते हैं, चक्कियां बनाते हैं। दिल्ली में रहते हैं, उनको दिल्ली आड़ बोलते हैं हम लोग। वो सांप नचाते हैं, बाबा जीवन के गांव में जाते हैं। जोधपुर के हम लोग उधर के मारवाड़ के हैं हम, तो मारवाड़ की औरतें जो बूढ़ी हो जाती है ना, वो जरूर आटा रोटी मांगने के लिए चली जाती है। आदमी लोग हमारे मांगने जाते हैं, लेकिन औरतों को अलाउ नहीं है। और वो मोल खरीद के औरतों को लेके आते थे, लड़कियों को 3-3 4-4 साल की बच्चियों को, वो उनको जवान होने के बाद उनसे शादी करके फिर उनसे उनका वंश बढ़ता था। वो बेटियों को क्यों लेके आते थे कि वो पराई समाज की है, वो अगर कोई लेके भी चला जाएगा तो अपना तो नाक नहीं कटेगा ना। अपने तो भी तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, घर में लाके पाल पोस रहे हैं, नहीं शादी करी है, नहीं बहू है और नहीं बेटी है। तो इस तरीके से उनको लेके आते थे, पाल पोस के बड़ा करके, उनसे हमारा वंश बढ़ता था। ये हमारा था, लेकिन खुद की बेटियां नहीं रखते थे ये लोग, सिर्फ अपने नाक के लिए और गरीबाई के लिए। तो ये हमारा शुरू से चलता हुआ आ रहा था। तो मैं 3-4-5 साल की होगी और फिर मैं पुष्कर मेला जब बढ़ता हमारे साल में एक बारी, वहां पे छुप छुप के हम लोग जाते थे, काजल बिंदी के पैसे मिल जाते, औरतें लेके जाती थी। और होली के दिनों में छुप छुप के नाचते थे, दिन में छुप छुपा के इधर उधर जाके और छाछ राबड़ी पी के आ जाते थे। मर्दों को पता नहीं चलता था। तो ऐसा ही चलता रहा। और मैं 1981 में 7-8 साल की हो गई, तब वहां पुष्कर में औरतों के साथ और बीन के ऊपर मैं टीलों पे डांस कर रही थी। वहां पे मेरे टूरिज्म डिपार्टमेंट के मेरे लाइव दाता, जिनको मैं बोलती हूँ, हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे, वो आए। तो वो फोटो खींचने के लिए आए थे। वो देखते देखते कह रही यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही क्या है। जब आके देखा उन्होंने तो बोले यार सपेरों की लड़की, आज पहली बार देख रहे कि सांप की जगह लड़की नाच रही है। हाँ। बीन के ऊपर वो भी। तो मेरे चाचा से पूछा कि भाई ये सांप है या फिर लड़की है? तुम तो लड़की कहीं नागिन तो नहीं, ये तो लड़की है और तुम तो सांप नचाते हो। तो मेरे बदन का हाथ लगा के मैडम ने देखा कि तेरे बदन में हड्डियां है या नहीं, कि तू नागिन है, सचमुच में जो लड़की होकर नाच रही है। मैं डर गई, मैं भाई, पर मेरे सपने बहुत आते थे मैडम के। तो मैंने सोचा कि मेरे का वही परी मैम है, मेरे जो सपने में आती, सपना आता तो पापा को कहती थी मैं सुबह, मुझे पापा रात को ने मैंने एक इतनी खूबसूरत लड़की को देखा जिसके इतने लंबे लंबे बाल, सफेद सफेद कलर। तो मेरे पापा मेरे को बहला देते, बेटा वो परी मैम है, वो परी आती है। और वो मैम बिल्कुल वैसी लग रही थी, तृप्ति जी बिल्कुल परी की, जब मेरी परी मैम आ गई तो मैं तो खुश हो गई। लेकिन बोलूं कौन से मुंह से, मुझे बोलना ही नहीं आया, हिंदी तो हम लोग जाने ही नहीं, जंगल में रहने वाले लोग। पर मैं आत्मा से खुश हो गई, मैं अंदर से बहुत खुश हो गई थी। तो मैडम ने कहा कि तुम यहाँ डांस कर रहे हो, ऐसे किसी शाम को वहाँ प्रोग्राम करना। तो मेरे चाचा ने कहा प्रोग्राम क्या होता है मैडम? बोले जो अभी कर रहे हो ना आप वो ही करना। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ स्टेज तक पहुंचे। मैडम ने मुझे घुंघरू लेके दिए, फिर मैंने डांस किया, बहुत अच्छा लगा। दूसरे रोज भी बुलाया, दूसरे रोज भी किया, बहुत अच्छा लगा। मैडम ने मुझे 50 रुपये दिए, मेरे जो साथ में औरतें थी उनको 10-20 रुपये दिए सबको। और समाज के लोगों को पता चल गया सुबह दूसरे पूनम के दूसरे रोज कि ये तो लड़की तख्तों पे डांस करके आई है और वो लोग वहाँ पे स्टेज पे कर रही थी लोगों के बीच में। तो मेरे समाज के लोगों ने पंचायती बिठा के मेरे पापा को बोला कि जिस चीज़ का डर था ना वही करके आई तेरी बेटी, तख्तों पे डांस किया है इसने। तो मेरे पापा ने कहा कि मेरी बेटी अकेली थोड़ी थी, और भी तो लड़कियां थी साथ में, औरतें थी, ये चाचा थे इनके साथ में, जो एक फैमिली चाचा थे मेरे। बोले ये था, बोले वो तो ऊपर हाथ कर दे, ये लड़की नहीं नाचती तो हम कहाँ से जाते हैं? तो सारा कसूर तो इसका नहीं कि नाचती, हम लालच में लेके चले गए इसको। तो सारा जुर्माना हमारे ऊपर हुआ और मेरे पापा को समाज से बाहर कर दिया कि लड़की है डांस किया और वो स्टेज पे किया। तख्तों पे अच्छी लड़कियां नहीं नाचती, मंच पे अच्छी लड़कियां नहीं नाचती। उस जमाने में ये आज वही समाज है जो बोलता है कि जिस तख्त पे आप हो वो देखने लायक है, हमारे घर में भी ऐसी बेटी हो जाए। तो वो मेरे को फिर समाज से बाहर कर दिया था। तो हम लोग पुष्कर छोड़ के इधर डुमाड़ा वहां पे चले गए थे अजमेर के पास में। और यहाँ इधर से ये मैडम, मेरे समाज के लोग यहाँ रामबाग में बैठते, इनको आके तंग किया कि तुम जाके उस लड़की को लेके आओ जो लड़की को मैंने देखा। तो मेरे समाज के लोग वो अजमेर के हैं, हम जयपुर के मैडम, हम कहाँ जाए वहाँ, कौन भेजेगा लड़की को यहाँ पे। तो इस तरीके से फिर मैंने सुना। फिर मेरे भाई के साथ में दोनों बहन भाई हम लोग रात को उठ के
मैंने कहा मेरी परी मैम बुला रही, भाई चल। बोले बहन आप कहाँ चलेंगे अकेले जयपुर में? मैंने कहा चलो तो सही। हम बगैर किराए बैठ के जयपुर आ गए, दोनों बहन भाई। और पापा ने तो मना कर दिया था कि नहीं नहीं जाना भाई, हम तो समाज से बाहर हैं। लेकिन मैंने सुना, मेरे को मुझे जाना है। तो इस तरीके से फिर मैं भाई के साथ यहाँ आ गई। यहाँ आके 2 महीने तक ढूंढते रहे मैडम को, मैडम टूरिज्म डिपार्टमेंट, हम जाने ही नहीं। मेरा भाई रक्षा चला रहा है, समाज के लोगों के पास आके हम रहने लगे। तो समाज के लोगों ने भी हमें डांटा कि तुम कौन हो, भाग के आए हो, लड़का और लड़की। मेरे भाई ने कहा कि लड़का लड़की नहीं, मेरी बहन है छोटी, और ये मैम से मिलने के लिए आई है, और यहाँ जो पुष्कर में मिली थी। इस तरीके से 2 महीने तक मेरे भाई रक्षा चलाते रहे, हम लोग हमारा पेट पालन किया। फिर जाके वो 3 मूर्ति चौराहे पे ऑफिस था उस टाइम पे, वहां जाके मिले। फिर मैडम ने इलारुम जी को, रमा पांडे जी को, सबको फोन करके बुलाया और मिलाया। कहा कि देख मैं हीरा चुन के लेके आई हूँ पुष्कर से। उन्होंने भी देखा, बोले बाकी लड़की तो बहुत, बोले ये अच्छा काम करेगी, देखना एक रोज ये बहुत आगे जाकर नाम करेगी। माता महारानी गायत्री देवी ने देखा, वो तो पुष्कर में देख लिया था मुझे। तो उन्होंने भी कहा, बोले ये बेटी एक सिर्फ तुम्हारे राजस्थान की बेटी नहीं है, पूरे देश की बेटी होगा, देखना एक रोज बहुत आगे निकलेगी, इसको सपोर्ट की जरूरत है। तो मेरे पापा को बुलाया फिर एक रोज, उन्होंने पापा को समझाया कि बोले बाबा ये बेटी तुम्हारी नहीं, हमारे राजस्थान की बेटी है, हमारे देश की बेटी है, इसका सपोर्ट करो आप, देखना आपके समाज का नाम करेगी, इसको आगे निकलने दो, ये स्पेशल है तुम्हारे समाज में। मेरे पापा ने कहा कि हाँ माता ये स्पेशल है, ये स्पेशल है हमारे समाज में, बोले तुम सपोर्ट करो इसका। तो इस तरीके से मेरे पापा ने मुझे हेल्प किया बहुत, माँ ने, परिवार ने। और मेरे से जस्ट मेरा बड़ा भाई था, वो मेरी मदद नहीं करता था, वो मार पिटाई करता रहता था मैं से। एक तो निकल ही आते हैं ऐसे पूरे परिवार में। लेकिन मेरे समाज के, मेरे परिवार की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची। और जब मैंने डांस स्टार्ट किया तो समाज के लोगों ने बहुत बुरा भला गालियाँ, मतलब क्या क्या नहीं बोला उन्होंने मुझे, गंदी गंदी ऐसी ऐसी बातें करते थे। और जब मैं 5 साल तक यहाँ प्रोग्राम करती रही, टूरिज्म डिपार्टमेंट के प्रोग्राम किए, हिम्मत सिंह जी, तृप्ति पांडे, इन्हें सोनाई प्रोग्राम था, पार्टी थी इनके साथ किया, इलारुम जी के साथ किया बॉम्बे, फिर मैं बहुत प्रोग्राम किए इनके साथ में। तब फिर वो वहाँ जाके हम लोग टूरिज्म डिपार्टमेंट का प्रोग्राम कर रहे थे वहाँ दिल्ली में, तब दीपावली मेले पे, तब वो राजेश शेट्टी मिले। अच्छा। तब उन्होंने फिर हमें इनवाइट किया अमेरिका के लिए। फिर मैं अमेरिका रह के आई 2 महीने 5 दिन। तभी भी मतलब समाज के लोगों ने कहा अब तो ये अंग्रेजों में ही जा रही है, कहाँ आएगी वापस, इसको कौन आने देगा। मेरे पापा ने कहा कि मेरे को भी डर तो लग रहा है कि पता नहीं अंग्रेज लोग आने देंगे नहीं, लेकिन मेरी बेटी सरकार के हाथों में है और महारानी गायत्री देवी जी ने गारंटी ली है, अब तो भारत सरकार भेज रहा है मेरी बेटी को, तो क्या डर है, भारत सरकार के थ्रू जा रही है मेरी बेटी। बहुत प्राउड थे मेरे पापा, बहुत उनको अच्छा लग रहा था। लेकिन जस्ट मैं 2 महीने से दिल्ली थी, बीच बीच में मिल के जाती थी आके, और हमारे को रिहर्सल के कुछ पैसे मिलते थे वो दे के जाती थी। और जाने से 1 रोज पहले मेरे पापा नहीं रहे, और मेरे को वापस दिल्ली से लेके आए। फिर मेरे को बताया कि आपके पापा नहीं रहे बेटा। तो मैं बेहोश हो गई थी, क्योंकि 14 साल की थी, मुझे इतना होश भी नहीं था। फिर मेरे को रात को जैसे मेरे पापा आके मुझे जगा रहे, बोले बेटा आपको तो जाना है अमेरिका देश, जाना नहीं है क्या, आपकी तो चील गाड़ी है परसों के रोज, तो आपको उठो और आप रवाना हो जाओ। तो जैसे मैं उठी तो मेरी माँ मुझे पकड़ा, बोले बेटा ठीक है तू? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ माँ। तो बोला 5 घंटे जब बेहोश पड़ी बेटा, कुछ भी। मेरे कहा बेहोश नहीं थी माँ, मैं पापा के साथ थी, पापा ने मुझे जगाया। पापा ने कहा कि बोले बेटा मैं तेरे अंदर ही तो हूँ, मैं हूँ जो तू है, तू है जो मैं हूँ, फिर तू क्यों रो रही पापा के लिए, पापा गया कहाँ, तेरे साथ ही है। मैंने कहा माँ पापा कहीं नहीं गए, मेरे साथ ही है, बस आंखों से उजल है, आंख बंद करके देखो वो आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। और वो पापा ने मुझे बनाया, देखो पापा नहीं होती तो मैं कहाँ से होती। बिल्कुल। तो मेरे अंदर है ना पापा माँ, आपको रो मत, आप हिम्मत रखो। पर मैं जा रही हूँ, तो मेरी माँ ने मना कर दिया कि नहीं बेटा आप नहीं जा सकते, 12 दिन हो जाएंगे उनके बाद जाओगे। मैंने कहा माँ 12 दिन, मेरी तो चिल गाड़ी परसों की रात की, कल रात की है, आज ही निकलूंगी तब होगा। फिर मैं रोने लगी। मैंने कहा मेरे पापा थे जो मुझे सपोर्ट करते थे, आप नहीं कर रहे, क्योंकि आप माँ मुझे धरती से तो निकाल के लेके आ गई और यहाँ तक मुझे पहुंचाया। अब मेरे को जब मेरे पापा की जीत का टाइम आया, वहां पे अब मना कर रहे हो आप। तो मैं रोने लगी। तो मेरी माँ ने कहा कि चुप होके, फिर मेरे को चुप किया। माँ भी चुप होकर कहती है मैं तेरे साथ हूँ बेटा, जो भी होगा मैं देखूंगी और तू जा। उम्मीद करेंगे मैम कि आपकी इस स्टोरी से काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिले और काफ़ी लोग अपने संघर्ष को बलपूर्वक कर सकें कंप्लीट। थैंक यू सो मच।
आज आपको हमारे साथ में गुलाबो जी के साथ में जी। बातचीत बहुत पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं आगे भी आपका साथ ऐसे ही बना रहे। देखते रहिए द लेजेंड शो। नमस्ते। नमस्ते।